बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज की मेरी जो तकरीर है या स्पीच है वो अभी जो हाल ही में ईरान और इजराइल, ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कारण था, कौन सा तत्कालीन ऐसा कारण आया कि जिसकी वजह से ये वॉर, ये जंग शुरू हो गई। दूसरा हम लोग बात करेंगे इस जंग के नताइज क्या होंगे, इस जंग के नताइज के एवज में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इस जंग का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और बताएंगे हम लोग। तीसरा फिर टॉपिक का जो तीसरा है एंडिंग है वो उसमें ये रहेगा, क्या अमेरिका अब मनमाना करता है? आखिर अमेरिका ने क्यों हर एक देश को कह देता है ये दुश्मन देश है, चाहे वो जब उसने हमला किया इराक पर, लीबिया पर, क्या तो क्या अमेरिका वाकई में अपना मनमाना करता है, दादागिरी करता है, जो बात करता है डेमोक्रेसी की दरअसल, लेकिन उसके आड़ में वो बहुत गंदा एक तरीके से गलत हरकत करता है। इसके बारे में हम लोग पूरी एनालिसिस करके मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसका जो बेसिक कारण है, उसमें जो शुरू होने का मेन कारण था, उसमें अमेरिका ने ईरान से ये कह दिया था कि आप जो परमाणु बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं तो आप उसको न बनाएं। पहला ये इनरिचमेंट जो आपका प्रोग्राम है उनको रोक दें, यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम रोक दें, आप परमाणु बम, एटम बम नहीं बना सकते। पहला रीजन उसने ये दिया। और दूसरा अमेरिका का कहना यह था कि आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं उसकी रेंज आप कम करें, यानी 300 किलोमीटर तक सीमित कर दें। और जो तीसरा उसने ये कहा कि आप जो आपके जो प्रॉक्सी हैं, जो आपके लिए युद्ध लड़ते हैं, मिलिशिया ग्रुप है आपकी, उनको कह दें कि वो बीच में ना आए, वो उनका साथ देना आप छोड़ दें। मतलब एक तरीके से जैसे मलेशिया ग्रुप, जैसे आप हमास कह सकते हैं, फलस्तीन का, लेबनान का हिजबुल्ला कह सकते हैं, यमन का हुतीस, और इराक और सीरिया का आप कह सकते हैं मिलिशिया कहते हैं उस ग्रुप को। तो उन सब ग्रुप को का आप को फंडिंग वगैरह नहीं करेंगे, आप उनका साथ नहीं देंगे। तो ना, ये कारण था, ये बेसिक कारण था। तो इसमें ईरान ने ये कहा, तो इन सब पॉइंट को लेकर पहली जो बैठक हुई ये ओमान के मस्कट में हुई थी। तो उसमें फिर दूसरा जो बैठक हुआ, दूसरे सिलसिले की दौर की बातचीत जो हुई वो हुई वहां पर और जेनेवा में। और फिर तीसरे राउंड की बात हुई तो उसमें मिला जुला कर एक एग्रीमेंट बना था, समझौता ये हुआ कि भाई ठीक है, हम आपका जो पहला पॉइंट है हम उसको मानते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा नाकाबिले कबूल है, वो हमारे सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, ये मेरा अपना खुद इंटरनल मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उसने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का बात था, परमाणु बम बनाने की बात थी, वो उससे पीछे हट गया था। और लेकिन जो दूसरा और तीसरा था कि बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज हम बढ़ाएंगे, वो उस बात को नहीं मानी गई थी। और तीसरा ये था कि आप अपने प्रॉक्सी का साथ नहीं दोगे। ये दो बातों को छोड़कर बाकी जो पहला न्यूक्लियर वाला बात थी, न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने की, उस पर वो सहमत हो गया था। तो इन सब को लेकर जिनेवा की बात जो हुआ वहां पर, और इस बात को लेकर और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये बात पहुंचाई गई कि भाई ऐसी सी बात है। तो वहाँ के जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हमें ईरान पे सैंक्शन भी हटाने की बात है, हम सैंक्शन भी हटा देंगे, प्रतिबंध जो उन पर लगाए गए हैं। तो ये सब बात तो, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि आप जाइए, जो फॉरेन मिनिस्टर थे बीच में जो मीडिएट कर रहे थे, वो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो ये बात लेकर गए ईरान वालों के पास। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका के जेडी वेंस ने कहलवाया था कि उनका हमें इस पर लिखित हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। तो इसको लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई साहब के पास
ये बात गई तो उन्होंने सुबह 28 फरवरी के दिन मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग बुलाई थी कि भाई ठीक है, हम इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करेंगे। तो अब ये बात, आप जिस कंपाउंड में आना था, ये बात लीक हो गई। तो अब ये बात लीक हो गई कि आयतुल्ला अली खोमेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि वो अपना लोकेशन बदल बदल कर रहते थे ताकि कोई उनके पर अटैक न करे। ये बात जब लीक हो गई तो तुरंत बिना मौका गवाए इजराइल और अमेरिका ने धोखे से उनके कंपाउंड पर धोखा देते उनके कंपाउंड पर अटैक कर दिया मिसाइल से। कुल कुल 30 मिसाइल दागे, जिससे उनकी शहादत हो गई, शहीद हो गए वो। और ये जो मारा गया, ये धोखे से मारा गया। जब आपने एग्रीमेंट के लिए, पीस टॉक के लिए बुलाया था, बात एग्रीमेंट पे आप रजामंद हो गए, फिर आपने धोखे से ऐसा क्यों मारा? और दूसरी बात कि ये जो आप और अमेरिका ने ये कि आपने वहां पे मारा, और वहां के स्कूल थे जो बच्चों के, उन स्कूल पे भी मार दिया आपने। वहां पे के करीब बच्चे ईरान के स्कूल के पे मिसाइल मार दिया। ईरान करीब 100 प्लस 100 से 200 भी बच्चों की हलाकत हो गई, मौत हो गई। और आप बात करते हैं कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। अमेरिका जो बात करता है आतंकवाद का खात्मा करेंगे, हम गलत चीज नहीं होने देंगे, लेकिन आप तो खुद ने गलत गलत काम किया। आपने ईरान के साथ जो एग्रीमेंट किया उसको आपने नहीं माना, धोखा देकर उनको शहादत कर दिया। तो फिर बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी पलटवार करते हुए उसने भी तुरंत जितने भी खाड़ी के गल्फ कंट्री में मुस्लिम देश थे, वहां पर अमेरिका ने अपना मिलिट्री एयरबेस बना के रखा है। तो ईरान ने तुरंत बिना मौका गवाए उसने भी कि जैसे ही उनके लीडर, सुप्रीम लीडर की इंतकाल हो जाता है, उसके बाद तुरंत वो ने भी मिसाइल से हमले दागने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने यूएई यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो मिलिट्री बेसिस थे अमेरिका के, वहां पे अटैक कर दिया मिसाइल से, जिससे वहां के जो एयरबेस थे वो तबाह हो गए अमेरिका के। और साथ ही साथ वहां के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो काफी जाम रहता है, विश्व का सबसे जाम एयरपोर्ट माना जाता है वो, वहां पर अटैक, वहां के बाहर अटैक हुआ, जिससे कई सारी फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। और अल बुर्ज होटल है, जो बहुत ही मतलब कि एक वीआईपी होटल है, वहां पर अमेरिकी कमांडर वगैरह थे, वहां पे अटैक किया गया, जिसमें अमेरिकी कमांडर वगैरह मारे गए। और साथ ही साथ सऊदी अरब पे भी अटैक किया गया अमेरिका, ईरान द्वारा। तो मिलिट्री एयरबेस पर, सऊदीया में भी अमेरिका का मिलिट्री एयरबेस है, वहां पे भी ईरान ने मारा, जिससे वहां का मिलिट्री बेस तबाह हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अलावा कतार में उसने मारा अमेरिका मिलिट्री एयरबेस पर, बहरीन में मारा, कुवैत के मिलिट्री एयरबेस पर मारा अमेरिका के। और साथ ही साथ मतलब कि ये हुआ कि अमेरिका भी लगातार ईरान पर और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से मार रहा था। तो फिर बदले में, जवाब में उसने ये किया कि जो कुवैत में इनका एम्बेसी था अमेरिका का, वहां पे भी ईरान ने अटैक कर दिया, वहां से एम्बेसी पे भी अटैक कर दिया, है ना। तो इसमें दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं। अभी तक ये जंग फिलहाल में रुका नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के अब जो कुवैत में जो मिलिट्री एयरबेस था, फिर वहां से एक फ्लाइट F-15 जहाज आ रही थी, फाइटर जेट आ रही थी मारने ईरान में। तो ईरान ने खुद उस फाइटर जेट को गिरा दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईरान के लिए कि ईरान ने इतना एडवांस फाइटर जेट गिरा दिया। मतलब अमेरिका को एक तरीके से वो भी बंदा, ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है बिना डरे, जब से उनके लीडर की इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने के बाद, हत्या होने के बाद, असैसिनेट किए जाने के बाद, मतलब उसने अभी तक ये देखा है कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को जो इस समय प्रेजेंट में जो टक्कर दे रहा है बिना डरे, मतलब कि हम मरेंगे तो या मारेंगे, इस तरह, मतलब आपकी दादागिरी नहीं चलने देंगे, इस नीति को फॉलो करते हुए उसने अटैक किया है अभी तक लगातार। जबकि ईरान के कई सारे लोगों को मार दिया गया, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को भी मार दिया गया, उनकी बेटी दामाद को भी मार दिया गया था, आयतुल्लाह खोमेनी के ना। कई सारे लीडर्स भी वहां पे मरे हैं, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। उनको लगा कि, और अमेरिका ये कह रहा है कि मैं रेजिम चेंज कर दूंगा, तख्ता पलट कर दूंगा, जबकि ऐसा
संभावना दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब दूसरी बात कि आप होते कौन है, किसी दूसरे देश की में आप अटैक करने वाले, दूसरे देश के तख्ता पलट करने वाले। और ये तो किसी देश का अपना इंटरनल मैटर है, वहाँ के नागरिक तय करेंगे कि हमारा राजा कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, है ना, हाँ, कौन देश को चलाएगा, वो वहाँ की आवाम तय करेगी। और ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है कि आप किसी संप्रभु देश में, सॉवरेन देश में आप जाएं, उसके अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश की। ये घोर उल्लंघन है यूनाइटेड नेशन का। आप यूनाइटेड नेशन का बात नहीं मान रहे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो। और आप कहते हैं हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल आप खुद शांति नहीं स्थापित करना चाहते, सिर्फ दिखावाबाजी कर रहे हैं। आपने इजराइल का साथ दिया, जो कि फलस्तीन के 70,000 मुसलमानों को करीब मारा, कई लाखों लोगों को बेघर कर दिया। वहां के पे आप देखेंगे वहां के कई सारे मकानात गिर चुके हैं, जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोग उसी के नीचे रह रहे हैं, एकदम अच्छी जिंदगी गुजार नहीं पा रहे हैं ना। तो और उसके बाद आप हॉस्पिटल वगैरह पे भी अटैक कर दे रहे हैं, है ना। तो ये बर्बरियत नहीं है, मानवता के लिए सख्त खिलाफ है ये। और दूसरी बात आपने बोला कि हमने ईरान के आयतुल्ला खामनेई को मार दिया। तो आयतुल्ला जो कि बहुत ही बेकार इंसान था, जबकि ऐसा है नहीं। आयतुल्ला खामनेई मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड और कौन होता है ये कहने वाला कि ये खराब है, ये अच्छा है। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहते अच्छा तो अच्छा, जिसको कहते खराब तो खराब। मतलब आप किसी चीज को लाल कहें तो हम माने लाल, पीला कहें तो पीला। ये तो आपकी दादागिरी न हुई। इस तरह की दादागिरी आपकी कब तक चलेगी? आपने कहा कि आयतुल्ला अली खामनेई सबसे खराब आदमी था, गंदा आदमी था। तो सबसे गंदे आदमी तो आप निकले। डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल में किसका नाम है जनाब? आपका नाम है। आपने एप्स्टीन का साथ दिया और बदले में वहाँ छोटी छोटी लड़कियों के साथ आपने गैंग रेप किया ना। ये सब में फोटो आपके आ रहे हैं। और दूसरी बात की एप्स्टीन वगैरह बच्चों को मार के उनका गोश्त भी खाता था। आप उनके दोस्त थे। आप चाहे आप थे, चाहे बिल क्लिंटन वगैरह थे, सभी का तो नाम आ रहा है। तो आप औरतों को छोटे छोटे कपड़े पहनाने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या इसीलिए करते थे क्या? वेस्टर्न कल्चर क्यों बढ़ावा देते थे आप? इसीलिए करते थे। आपने रेप वगैरह इन सब में एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है। कौन बदनुमा बदनुमा खराब आदमी है ये तो साफ देखा जा रहा है। तो अब आप दूसरी बात की ईरान ने भी देखिए, अब्राहम लिंकन इनका जहाज था, इसका अमेरिका का ईरान की तरफ भेज दिया था, बहुत एडवांस था। उस पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है ना। सऊदी की अरामको तेल कंपनी थी, वहां पर भी अटैक हो गया है जानबूझ के। हालांकि ईरान ने उस पर नहीं किया था, वो ड्रोन किसी तरह वहां पे गिर गया था। तो कुल मिडिल ईस्ट के 27 ठिकानों पर हमला किया गया है ईरान द्वारा, अमेरिकी एयरबेस पर। और ईरान ने ये भी गाइडलाइन जारी की है कि मैं किसी मिडिल ईस्ट के पर्टिकुलर देश के लोगों को खतरा नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ अमेरिका का जो वहाँ पे मिलिट्री एयरबेस है, मैं उसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं ना। ये उन्होंने ये संदेश भी दिया उन्होंने। हमारी दुश्मनी सिर्फ अमेरिका इजराइल से है, ना कि आप लोगों से है, बल्कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, उसने ये कहा। आयतुल्ला अली खामनेई साहब या उन ईरान की तरफ से जो उनके मरने के बाद जो लोग कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट हम लोग बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो भारत पे पड़ेगा वो बेसिकली ये पड़ेगा कि जो ईरान ने ये कहा है कि अगर हमारे पे जो हमला होता है, तो हम कहा था उसने कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ है? वो आप अरेबियन सी के पास जाएंगे तो पर्सियन गल्फ वगैरह है। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, जो पर्सियन गल्फ है और अरेबियन सी है, उसको जोड़ता है। ये कौन? हॉर्मुज स्ट्रेट, ये उसको जोड़ता है। अब यहाँ से समझ लीजिए कि करीब आप वैश्विक स्तर पे 20% की तेल की 20 से 30% या 40% के आसपास तेल की आपूर्ति होती है ना। और आपूर्ति होती है, यहाँ सप्लाई होती है, कई देशों के वर्ल्ड के यहाँ से जहाज गुजरते हैं, है ना। तो अब इसको, और ये किसके कंट्रोल में है? ये ईरान के कंट्रोल में है, ईरान के। तो अब इसका प्रभाव भारत पे ये पड़ेगा कि अब उसने शायद चोक भी कर दिया, आई थिंक, हॉर्मुज स्ट्रेट। तो उसमें यह पड़ेगा कि जो
हम अधिकतर तेल वगैरह कहाँ से लेते हैं? तेल वगैरह जैसे कि गल्फ कंट्रियों से लेते हैं, चाहे सऊदीया हुआ, चाहे इराक वगैरह हुआ, चाहे कुवैत वगैरह हुआ ना। इससे पहले हम रशिया से लेते थे, अमेरिका के कहने पे वेनेजुएला वगैरह से। तो इन सब देशों से जो हमारा तेल आता है तो होर्मुज स्ट्रेट होते हुए आता है। तो अब होर्मुज स्ट्रेट से करीब हमारा 80% भारत का तेल आता है। तो अब ये भारत पर प्रभाव ये पड़ेगा कि जब ये चोक हो जाएगा तो तेल आएंगे नहीं। जब तेल कम मात्रा में आएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे यहाँ जो तेल है, और तो उसके बाद क्या होगा? तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो अब जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी ना। अब आप ऐसे समझिए, भारत प्रति वर्ष 2 अरब बैरल कच्चे तेल आयात करता है ना, 2 अरब बैरल। अब मान के चलिए कि अभी कि शायद बढ़ भी गया है, ऑलमोस्ट उसने चोक कर दिया है, करीब 80 बैरल, $80 पर बैरल हो गया है। अब सुनिए, अब सोचिए आप कि अगर $1 पर बैरल भी बढ़ता है तो जानते हैं हमारा जो बजट है वो उसमें से खर्च कितना बढ़ जाएगा? $2 बिलियन का बढ़ जाएगा। सिर्फ $1 बढ़ने पर तेल हमारा जो खर्च है बजट का वो $2 बिलियन के आसपास बढ़ जाएगा। अब सोचिए, कहीं अगर 100 डॉलर, $150, $120 पर बैरल हो गया तो फिर हमारे नागरिकों पर क्या होगा? हमारे आवाम पर क्या होगा? हमारा महंगा, ये तेल महंगा होगा तो हमारी आवाम कैसे सरवाइव करेगी? इतना क्या मतलब सरवाइव इन द सेंस कि मतलब कि वो कैसे अपनी जरूरतों को पूरी करेगी ना। अब दूसरी बात की, इस अटैक होने से भारत को ये भी घाटा है, हमारे गल्फ में करीब, गल्फ नेशन में जैसा सऊदीया, दुबई, कतर वगैरह, एक बात कह रहा हूँ, यमन, ओमान, कुवैत वगैरह में करीब हमारे 1 करोड़ लोग वहां पर, 10 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं। तब उनके भी तो जान माल का खतरा हुआ है, वो भी टेंशन में बने हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ना। अगर मान लीजिए वो भाग कर यहाँ आते हैं तो फिर 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, ना, ये देना, क्या ये तत्काल में ये ऐसा हो पाएगा कि हम तत्काल में तुरंत उनको रोजगार वगैरह मुहैया करा पाएंगे? और है ना, तो फिर आएंगे यहाँ पर सरकार से डिमांड करेंगे, फिर यहाँ पे हल्ला वगैरह होगा, प्रदर्शन होगा ना, ये चीजें हैं। और दूसरी बात की, अगर वो यहाँ से आ भी जाते हैं तो जो भारत को वो डॉलर रेमिटेंसेस वगैरह पहुंचाते, डॉलर पहुंचाते थे, देते थे, वो लोग रेमिटेंसेस प्रेशर कमा कमा के भारत भेजते थे, तो भारत के बजट में भी तो गिरावट आएगी ना, हमारी इकोनॉमी खराब होगा, हमारा करंट अकाउंट जो है वो माइनस में चला जाएगा। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी ना, जब रेमिटेंसेस वगैरह नहीं आएंगे तो क्या होगा? यही सब ना होगा जी। और इसी वजह से हमें इस जंग का सपोर्ट नहीं करना है, हमें यह सोचना है कि ये जंग हो ना। इंडिया का जो पक्ष है स्टैंड, हमें न्यूट्रल बन के रहना है, जो भारत की पॉलिसी रही है। हमें हमें अमेरिका के साथ भी बैलेंस रहना है, हमें ईरान के साथ भी बैलेंस रहना है ना। और हमें ये सोचना है कि ये जंग ना हो, और दूसरी बात, और जंग ना हो, और दूसरी बात हमें साथ भी देना है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हमें साथ देना चाहिए सच्चाई का, इंसाफ का। भारत जो 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 नैतिक के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, या आप ये क्या चीज, राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंध बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि व विधि का आदर करेगा, विवादों का मध्यस्थता से निपटारा करेगा, ये आर्टिकल 51 कहता है। और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी ये कहता है कि आप किसी सॉवरेन देश में घुस के हमला नहीं कर सकते, किसी भी देश के लीडर को आप मार नहीं सकते। तो इस तरीके का जो जुल्म किया है वो किसने किया है? अमेरिका इजराइल ने किया है। सबसे पहला अटैक किसने किया? अमेरिका इजराइल ने। उनके लीडर को किसने मारा? अमेरिका ने मारा ना। हाँ, तो क्या ये अमेरिका की गलती नहीं है? जो बात करता है कि डेमोक्रेसी की बात करता है, तो दरअसल जुल्म तो वो कर रहा है ना, अमेरिका ने कर रहा है, और लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की हर देश की इकोनॉमी को खराब करता चला जा रहा है। देखिए, टैरिफ लगा दिया है भारत पर ना, 50% लगाया था, टैरिफ लगा दिया था, करते करते 18% पे आया, लेकिन वो कृषि क्षेत्र को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खुलवा लिया, जबरदस्ती मनमाना। मतलब उसकी वस्तु, हमारी वस्तु जाएगी तो वो 18% लेंगे टैक्स, और जब उनकी वस्तु आएगी तो हमसे कहते हैं कि आप एक भी टैक्स नहीं लेंगे, 0% टैक्स। ये उनकी दादागिरी है अमेरिका वालों की।
अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर हमने किसी के लिए खोला नहीं था, क्योंकि हमारे किसान को जो धान चावल वगैरह, गेहूं चावल वगैरह, कपास वगैरह है, ये क्या होगा, एक तो खुद ही हम एमएसपी देते हैं, चावल गेहूं वगैरह करीब फसलों पर एमएसपी देते हैं। तो अब हम खुद ही उनको मतलब कि एक उठाने की कोशिश करते हैं। जब उनका प्रोडक्ट सस्ते में आएगा तो हमारा धान चावल गेहूं वो क्यों भारत के लोग मतलब कि नागरिक क्यों खरीदेंगे, भारत के नागरिक इसलिए नहीं खरीदेंगे कि भाई भारतीय वस्तु चावल महंगा है, उनका सस्ता पड़ेगा तो हमारे किसान मर जाएंगे ना। ये दादागिरी ही है अमेरिका की। है? इस तरह से धमकी देना, जबरदस्ती काम करवा लेना। पहले जानते थे फॉरेन पॉलिसी क्या था? पहले फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी थी कि हम अमेरिका की वस्तुओं पे 20 से 70% से टैरिफ लगाते थे, और वो हमारे वस्तुओं पे 2 से 3% टैरिफ लगाता था। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि आज हम अमेरिका की वस्तुओं पर 0% टैरिफ लगा रहे हैं, और वो हमारी वस्तुओं पर 18% टैरिफ लगा रहा है। प्लस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उसने बहुत हद तक खुलवा दिया है ना। ये उसकी दादागिरी, उसकी मनमानी है, उसकी इस तरह मनमानी कर रहा है। आप जानते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में सिर्फ इसी वजह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, क्योंकि उसने अमेरिका का बात नहीं माना। अमेरिका क्या कर रहा था वहां पे अपना मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए शेख हसीना से कहा था, लेकिन उसने अपना जमीन देने से मना कर दिया। हम ये सॉवरेन देश है, हमारे देश में आप कैसे मिलिट्री बेस बनाओगे बिना मेरे परमिशन से? ना, मैं नहीं दूंगी, कि ये मेरा मुल्क है, मेरा अपना अधिकार है, मैं क्यों दूं ना। इसी वजह से उसने तख्ता वहां के विपक्ष को पैसा देकर, वहां के नागरिकों को भड़कवा कर, है ना, अपने प्रॉक्सी के द्वारा वहां पे तख्ता पलट करवाया। आपने पाकिस्तान के इमरान खान का हाल नहीं देखा? इमरान खान जो कि अच्छा लीडर था, ये शहबाज शरीफ लोगों से ना, वो अच्छा लीडर था, है ना। आप विंग कमांडर जो हमारे थे, विंग कमांडर देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया का जो एक तरीके से युद्ध हुआ था, उससे पहले तो विंग कमांडर क्या नाम था, नाम ध्यान नहीं आ रहा था, वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो बदले में इमरान खान ने फिर भारत उनको भिजवा दिया ना। वो इस तरीके से लड़ाई करना नहीं चाहता था। इंडिया पाकिस्तान के मसले को सॉल्व करवाना चाहता था ना। वो समझदार व्यक्ति था। लेकिन शहबाज शरीफ जो वर्तमान के, यासिर मुनीर, ये सब अच्छे इंसान नहीं है ना। वो अमेरिका के दबाव में आके काम नहीं करना चाहता था। वो अमेरिका का जहनी रूप से गुलाम नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका क्या चीज है ना, किस तरीके से मानवता के नाम से का दुरुपयोग करता है, मानवता की बात करता है, उसके आड़ में मानवता को आग में झोंकने का काम करता है। इमरान खान ये समझ चुका था, अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई, उसका तख्ता पलट करवा दिया गया ना। और चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक के तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्यों अमेरिका अपनी दादागिरी, अपना मनमाना मिडिल ईस्ट पर करता है या और देशों पर करता है? क्या उसने सीरिया को क्यों तबाह किया? उसने इराक को क्यों तबाह किया, सद्दाम हुसैन को मारा? उसने लीबिया को क्यों तबाह व बर्बाद किया, गद्दाफी को मारा ना? इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, नई बातें। देखिए ईरान, देखिए जो है अमेरिका जो है, वो अपना डॉलर को मजबूत देखना चाहता है। वो ये डॉलर को मजबूत, अच्छी बात है वो देखे, लेकिन दूसरे देश पर दबाव बनाकर उसने ये किया है कि अरब के देशों से उसने 1970 के दशक में ये ट्रीटी कर ली थी सऊदी अरब से कि भाई आप हम अपना कच्चा तेल जो भी बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, यानी पेट्रो डॉलर बोला जाता है ना, पेट्रो डॉलर में बेचोगे, अपने अपने घरेलू करेंसी में नहीं बेचोगे, और बदले में मैं आपको सुरक्षा दूंगा। सऊदी अरब ने ये बात मान ली थी, तो बदले में सऊदी अरब अब ऐसा ही करता था, जिससे डॉलर की वैश्विक मांग बढ़ी। और आज भी हर देशों में जो तेल खरीदे बेचे जाते हैं वो डॉलर में खरीदे, जिससे डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, इराक का सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ की जो तेल कंपनी है हम उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे, नेशनलाइजेशन 1972 में कर दिया। तो फिर 72 में कर दिया, फिर क्या हुआ कि भाई हम अपने तेल का जो बेचेंगे वो हमारी अपनी देश खुद का फायदा उठाएगी, खुद का फायदा। फिर 2000 में उसने ये ऐलान कर दिया, अब हम अपना जो पेट्रोल है, ठीक है, वो हम डॉलर में ना बेच के हम लोग यूरो में बेचेंगे। तो उसको ये बात बुरा लग गई अमेरिका को, अच्छा मेरा डॉलर कमजोर हो जाएगा, ये क्यों तेल बेचेगा। सारा चीज है, देखिए धंधे की चीज है,
धंधे को लेकर उसने मिडिल ईस्ट को और लोगों को दबाव बनाकर खत्म करता है, बर्बाद करता है। जब उसने ये बात कह दी तो उसने इराक पर अटैक करवा दिया, है ना, चाहे जो भी नाम दिया, वारन टेलर का नाम दिया, कहा कि सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा हथियार बना रहे हैं, जबकि ये बात टोटली गलत निकली ना, टोटली गलत निकली। जब चेक किया गया तो ऐसा कुछ पाया भी नहीं गया था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब कि ऐसा विध्वंसक हथियार जो आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, जनसहार वाला, लोगों को जान से मार देने वाला हथियार, और एक तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मतलब हथियार, मास डिस्ट्रक्शन कई लोगों को एक साथ जान लेने वाला हथियार। लेकिन ऐसा निकला नहीं, सिर्फ उसने, अमेरिका ने गलत 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 किया, सिर्फ उसकी तेल कंपनी को, वहां की जो तेल को अपने हाथ में लेने के लिए सद्दाम को मारा, क्योंकि सद्दाम ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा दी थी कि भाई हम आपके हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी क्यों तय करेंगे, भाई हम अपना, हमारा देश है, हम अपने संप्रभु हैं, हम अपने तेल को अपने हिसाब से बेचेंगे, हम के डॉलर में बेचें चाहे अपने यहाँ की दिनार में बेचें, आप कौन होते हो तय करने वाले। बस उसने ये आवाज उठा दी थी। जबकि इससे पहले सद्दाम हुसैन इनका दोस्त था। इसी ने 1980 के दशक 80 से 88 तक इराक और ईरान में जंग करवाई। इराक और ईरान में इराक के सद्दाम हुसैन को दोस्त बना लिया, कहा कि भाई देखो ईरान तुम्हारा दुश्मन है, वो भी तुम्हारे यहाँ रिजीम चेंज करवा देगा ना। तो बदले में सद्दाम भी बेवकूफी में आकर ईरान से लड़ाई किए, 8 साल जंग के लिए, नतीजा कुछ नहीं, दोनों देश खोखला हो गए, कंगाल हो गए ना। और ईरान में है ना, फिर उसके बाद फिर सद्दाम को जब ये बात पता चली कि 90 के आसपास, तो फिर सद्दाम ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया और बदले में उसने कहा कि हम तेल अपने हिसाब से बेचेंगे, अपने यूरो बेचेंगे, डॉलर नहीं बेचेंगे। वहीं से इनको जलन शुरू हो गई थी, कि नफरत शुरू हो गई थी, कि फिर उसके बाद इन्होंने इनको 2003 में क्या किया कि इराक पे हमला कर दिया और 2006 में उसे फांसी की सजा दिलवा दी और सद्दाम इसी तरह मर गए। अभी ये देखिए इराक में आज इराक का जो पेट्रोल वगैरह है वो भी आज भी डॉलर में बिक रहा है। अमेरिका की कठपुतली सरकार है ना, अमेरिका के हिसाब से काम करती है। फिर ईरान में देखिए क्या हुआ, ईरान से इतनी दुश्मनी कब से हो गई, कैसे हो गई। देखिए 1930 का दशक के आसपास, 1920 के 1920 में, 1908 के आसपास, सबसे 1908 में ईरान में तेल मिला ना। तेल मिलने के बाद ये हो गया कि भाई ये तेल जो है ये भी कि इसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किसको मिले, यूके को मिले। यूके ने खोजा था, फिर बाद में फिर अमेरिका भी आ गया, तो यूके अमेरिका को मिलो। तो फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका, फिर उसके बाद अमेरिका को मिले इसका फायदा, ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन ये करते थे, बदले में 60% इनको ईरान को देते थे। फिर बाद में फिर वहां पे शासन 1928-30 में ऐसे चलता रहा। फिर 30 में वहां पर एक शासक थे, मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उससे ये कहा अमेरिका ने कि भाई आपका तेल है, आप बेच रहे हैं, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। वो रजा शाह पहलवी मान भी गया था, माना भी, और कहा कि अपने यहाँ के कल्चर को वेस्टर्न कल्चर में तब्दील कर दे। मतलब यहाँ की भी जो लड़कियां वगैरह हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, इस तरह का वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे, मतलब कि कोई बुर्का में नहीं जाएंगी, कुर्ता पैजामा टोपी नहीं लगाएंगे। मतलब एक तो वो मोहम्मद रजा साहब पहलवी बात भी मान गया उसका, और तो उसने तेल के साथ तेल भी दिया, अपना तेल तो दिया, जो धंधा था, साथ में कल्चर भी बदलने लगा। वहां पे लोग पहले औरतें जो वो हिजाब में जाती थी, बुर्का में, नकाब में पहन के जाती थी, स्कूल वगैरह, बाजार वगैरह, हर जगह। तो और वहां पे लोग मर्द लोग कुर्ता पजामा टोपी वगैरह में, एक जुब्बा में, जैसे भी अपने अपने कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में। लेकिन उसने कल्चर चेंज करवा दिया। ये कठपुतली इतना भयंकर निकला कि सारा रूल भी लगा दिया, कोई भी ऑफिस में नकाब नहीं पहन के आएगा, तो कुर्ता पजामा टोपी नहीं करेगा, कुर्ता पजामा टोपी वगैरह नहीं पहन के आएगा। वेस्टर्न कल्चर, छोटे छोटे लड़कियां कपड़े पहनेंगी, ये सब आप देख 1930-40 का दशक का फोटो देख सकते हैं वहां की लड़कियों का ना। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एक मोहम्मद 1950 में एक मोहम्मद मोसादे नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने ये कहा ईरान में कि तो अभी तक देखिए ईरान की दोस्ती किससे है, अमेरिका से है, इजराइल से। देख रहे हैं आप ना, 1930-40 ना, अभी 50 में देखिए फिर एक मोहम्मद मोसादे नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ। 1951-50 से
से 53 तक, 1950, 51, 52, 53, 3 साल करीब उसने राज किया था। उसने वेस्टर्न दुनिया के साथ आवाज उठा दिया था। उसने कहा कि ये जो जो किंग है, बादशाह है, राजा है यहाँ का, वो अमेरिका के इशारे पे काम कर रहा है। यहाँ की तेल को जो है, वो तेल का जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो अमेरिका वगैरह को फायदा पहुंचा रहा है, यहाँ के नागरिकों को उसका फायदा नहीं हो रहा। प्लस उसने वेस्टर्न कल्चर को लागू भी कर दिया। तो वहाँ की जनता सड़क पे आ गई। जब सड़क पे आएगी, फिर राजा को हटा दिया, मोहम्मद रजा शाह मोहम्मद अ, रजा शाह पहलवी को मोहम्मद रजा शाह पहलवी को रजा पहलवी को हटा दिया। मोहम्मद मुसाविर को अपना अपॉइंट नियुक्त किया प्रधानमंत्री। वोट के दम पे वो जीत के आए और प्रधानमंत्री बने। करीब 3 साल तक वो रहे। फिर और ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आया हुआ व्यक्ति ये था, मोहम्मद मोसादे ना, चुन के जनता द्वारा। जो अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है कि लोगों का चुना हुआ नेता होना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो इसी बंदे ने जानते हैं क्या किया? इसी बंदे ने ये जो मोहम्मद मुसाविर का तख्ता पलट करवा दिया ना। जो मोहम्मद रजा साहब पहलवी थे, उनको फंडिंग वगैरह देके, हथियार वगैरह देकर तो तख्ता पलट करवा दिया और फिर से डिक्टेटर राजा को गद्दी पे बैठा दिया ना, राजा को। अब डिक्टेटरशिप की बात किसने की? अमेरिका ने। देखिए इनका दोहरा चरित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तक जो मोहम्मद मोसादे थे जनता द्वारा चुने हुए थे, लेकिन इनको हटाकर फिर से राजा को बैठा दिया, डिक्टेटरशिप बादशाह राजा बनवाया ना। देख लीजिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि राजा इनका पिट्ठू था। जैसे ये वो कहता था वैसे ये करते थे। तो उसी तरह यहाँ चलता रहा। फिर से राजा 1953 में बैठे, चलता रहा। अमेरिका सारी कंपनी प्राइवेट हो गई। राष्ट्रीयकरण जो था, राष्ट्रीयकरण तेल का, उसको हटवा के प्राइवेटाइजेशन करा दिया। अमेरिका की कंपनी आए, तेल खुद खुद निकाल रही थी, निकाल वगैरह के ले जा रही थी कि सस्ते में ले जा रही थी ना। इनको कुछ पैसे थमा दे रही थी, कम पैसे प्रॉफिट दे रही थी ना, ज्यादा से ज्यादा अपने देश में अमेरिका ले जा रही थी। और वेस्टर्न कल्चर आम हो गया था, वेस्टर्न कल्चर आम करवा दी थी, है ना। उसी दौरान इसराइल को भी मान्यता दिलवा दी ना। इसी दौरान इसराइल इस समय देखिए ईरान उनका दोस्त है ना। इस टाइम पर 1930, 40, 50, 60, 70। तो फिर 70 के दशक के आसपास क्या हुआ कि एक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमनी साहब थे। उन्होंने एक रिलीजियस व्यक्ति, उन्होंने आवाज उठा दी वेस्टर्न दुनिया के खिलाफ। देखिए और उन्होंने बहुत, उनका मैसेज सभी लोगों तक गया, आम जनता के दिल में घरा। देखिए अमेरिका जो अहमद शाह रजा पहलवी है, मोहम्मद रजा शाह पहलवी है, वो अमेरिका के इशारों पे काम कर रहा है ना। तो फिर जनता को ये, और हमारे जो आपका जो तेल का है वो अमेरिका को कम पैसे में दे रहा है, सारा प्रॉफिट वहां चला जा रहा है। तो फिर वहां पर 1979 में इस्लामिक क्रांति आ गई कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमनी के समय। फिर उसे वहां से मोहम्मद रजा शाह पहलवी को हटा दिया गया, जड़ से हटा दिया गया इस बार। और जितनी भी तेल की कंपनी वगैरह थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया इस्लामिक क्रांति के दौरान। ये खोमनी साहब ने और वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से हटा दिया। जो औरतें छोटे छोटे कपड़े वगैरह पहनती थी सबको हटा दिया, बुर्का हिजाब फिर से मुनाफिज कर दिया ना। ये उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। भाई हमारा देश है, हमारा कल्चर, हम कैसे रहें, कैसे खाए पिए, हम अपने हिसाब से जिएंगे पिएंगे, अमेरिका कौन होता हस्तक्षेप करने वाले। इस्लामिक क्रांति के दौरान ये हुआ ना। फिर इसी से चिढ़न में अमेरिका फिर से इनको रिजीम चेंज करने के लिए इराक को उकसाया था। फिर 8 साल जो जंग चली थी, मैंने आपको बता ही दिया ना। देखिए सिर्फ अपना इंटरेस्ट आने के लिए सब कर रहा है ना। आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की होगी। इसी तरह लीबिया को उसने क्यों तबाह किया? लीबिया के गद्दाफी को क्यों बड़ा बुरा भला कहा, बुरा कहा अपना अमेरिका ने? सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। इसलिए क्योंकि लीबिया के गद्दाफी ने भी ये कह दिया था कि भाई जो हमारे यहाँ का तेल है वो मैं बेचूंगा किसमें? दिनार में बेचूंगा, डॉलर में नहीं बेचूंगा मैं। और दूसरी बात, मैं अमेरिका गुलामी नहीं करूंगा। अमेरिका कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला? उसको भी ये बात समझ में आ गई, तो उसने भी आवाज उठाई। और जब आवाज उठाई तो 2011 में उसका कत्ल करवा दिया ना। आज भी लीबिया अनस्टेबल है। जहां जहां अमेरिका जाता है वो देश अनस्टेबल हो जाते हैं ना। इसी तरह आप सीरिया को देखिए, सीरिया को अनस्टेबल कर दिया। क्यों कर दिया? से कि सीरिया में इससे पहले बशर अल असद की सरकार थी। जब असद की सरकार थी तो इसको बदले में वो उसने ये कहा था अमेरिका ने
जो कतर से जो गैस पाइपलाइन जा रही है वो पाइपलाइन तुर्की होते हुए, कतर होते हुए सीरिया से होकर गुजरेगी। तो सीरिया ने मना कर दिया था अमेरिका को, और यूरोप सीरिया होते हुए कहाँ तक जाएगी, वो पाइपलाइन यूरोप तक जाएगी ना। तो सीरिया ने मना कर दिया, तो भाई हमारे देश से नहीं गुजरेगी, भाई हमारा अपना इंटरनल मैटर है, हम संप्रभु देश है, हमारी मर्जी, हम दे परमिशन दे ना दे। तो अमेरिका को ये बात चिड़, उसने मना कर दिया, अमेरिका को ये बात खराब लगा, बदले में तख्ता पलट करवा दिया बशर असद का, है ना, 2024 में। आप देख सकते, आपने देखा होगा, सिर्फ टोटल इंटरेस्ट साधने के लिए अनस्टेबल किया ना। फिर बदले में उसने कई सारे संगठन खड़ा, आईएसआई जैसा संगठन खड़ा करवाए ना, जो 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 इस्लाम के नाम पे खड़ा करवाए ना, जबकि उनका वास्ता इस्लाम से था नहीं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो लोगों को मारती थी ना, कत्ल करती थी, जबकि इस्लाम बेगुनाहों को कत्ल करने के लिए मना करता है ना। और वहाँ उनके पास वेपन किसके थे, अमेरिका के वेपन्स पाए गए, इजराइल के वेपन्स पाए गए थे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआई वाले, वो किसका खड़ा किया हुआ था, ये इन्हीं का खड़ा किया हुआ था ना। देखिए किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को बर्बाद किया, आप उसको समझिए। उसी तरह अफगानिस्तान को क्यों बर्बाद किया अमेरिका ने, देखिए अफगानिस्तान पे इससे पहले 80 80 के आसपास, 80 के दशक में वहां पे क्या था, वो रसिया समर्थित, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की रसिया के अकॉर्डिंग तय करती थी ना, और वहां पे रसिया के अकॉर्डिंग तय करती थी। तो अब उनका कोल्ड वार का समय चल रहा था, कोल्ड वार 1945 तक 90 तक चला रशिया और अमेरिका में। तो उस दौरान दो विचारधारा थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, यानी कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये अपना विचार थोप रहे थे, ये अपना विचार थोप रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको अच्छा, अपना रशिया वालों को ये लगा था कि ये अच्छा है कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट साम्यवाद, वो अपना हिसाब से लेके चल रहे थे अपने देश को, है ना। अभी तक 1979 से पहले, 1980 से पहले वहां वो अमेरिका का दोस्त था, है ना। फिर 80 में तख्ता पलटी, जब तख्ता पलटी तो वो फिर रसिया के दोस्त हो गए। तो इनको जनाब को बहुत बुरा लगा। हाँ, फिर वहां पे जो वहां के लड़के वगैरह थे, जो वहां के विपक्ष के लोग थे, उनको अमेरिका ट्रेंड करने लगा हथियार देकर, गोला बारूद देकर। तो वहां पर वहां पर मुजाहिदीन नाम से एक लड़ाके को खड़ा करवाया, ओसामा बिन लादेन को भी लाया, अमेरिका को लाया। अच्छा देखिए, ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला कौन, यही है, सऊदिया का एक लड़का था ओसामा बिन लादेन, है ना। बोलने में बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी भाषण सुन लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। तो उसको लाकर अफगानिस्तान में फिट करवाया, उसने रशिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मोर्चा खोल दिया था, अलकायदा नामक संगठन बनाया उसने, और बदले में रसिया की फौज को उसने जड़ से मिटा के फेंकवा दिया ना। वो कई सारे मुजाहिदीन ने, अलकायदा वगैरह ने हटा दिया। फिर बदले में वहां पर फिर बनी 1990 में, जो ही रसिया की फौज वहां से हटी, तो वहां पर फिर 1990 के बाद 96 से 2001 के आसपास तालिबान की गवर्नमेंट बनी। तो तालिबान की गवर्नमेंट बनी, तो अब उसने कहा, ये कह दिया, तालिबान किसका समर्थन, तालिबान को पैदा करने वाले भी यही है। तो तालिबान ने ये कह दिया कि भाई, ये अपना विचार अमेरिका वाले थोपने लगे कि थोपने लगे कि भाई आपके हैं जो रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, कॉपर, गोल्ड वगैरह, वो आप हमें दोगे, तमाम चीजें। देखिए इंटरनल चीजें मैं बता रहा हूँ। तो थोपने लगे, हमारे हिसाब से आप चलेंगे, है ना, हमारे हिसाब से आप काम करेंगे, ये वो फिर उसके बाद ओसामा बिन लादेन को ये बात भी समझ में आ गई थी कि अमेरिका जो कहता है कि हम मुसलमानों का रक्षक है, दरअसल ये सबसे बड़ा बच्चक है। इसने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बोला कि अमेरिका गलत कर रहा है, अपनी कल्चर को भी थोप रहा है, अपने कपड़े, खाने पीने, पहनावे को थोप रहा है, वेस्टर्न कल्चर और को नंबर 1 बता रहा है, हमारे कपड़े को, बुर्का, हिजाब, कुर्ता वगैरह को सब दोयम दर्जे का बता रहा है ना। उसके बाद हमारे यहाँ के जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, चाहे इराक है, ईरान है, सीरिया है, इन सबको अनस्टेबल कर रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों को, और यमन है, ओमान है, कुवैत, दुबई से इनको दबाया, इनको तेल के लेने के लिए। इसको ये बात पूरी अच्छी तो समझ में आई, इसने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिर उसके बाद 9/11 2001 की जो घटना हुई, उसके बाद इसको एक मौका मिल गया, और तो इसने अफगानिस्तान पर कह दिया कि अब पता नहीं 9/11 की जो घटना थी वो कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो लादेन करवाए, जो उन्हें ये कहते हैं,
वो कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके टकरा गई या पेंटागन पे जाके गिरी? क्या अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये बात पता नहीं थी? क्या ये बात क्यों ऐसा होने दिया है? क्या ये सब तमाम चीजें क्यों हुई है ये घटना ना? तो सिर्फ एक क्या ये मौका पाना चाहते थे अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए, अफगानिस्तान में घुसने के लिए? तो उन्होंने एक मौका दे दिया कि ये अटैक के बाद कि हमें उसामा बिन लादेन को पकड़ना है, तो अगर अफगानिस्तान में कूदे, अफगानिस्तान को तहस नहस किया 20 सालों तक, 2001 से 2020 तक ना। फिर 2020 के आसपास, 2020 में ही आई थिंक, 20 या 21 में फिर ये इनको अफगानिस्तान में फिर से तालिबान हुकूमत आई, अमेरिका की फौज को भगा दिया है ना, फिर से तालिबान गवर्नमेंट आ गई। तो वो अभी तक जो 20 साल तक था, जो गवर्नमेंट बताया 2001 से 2020 तक में, वो कटबिजली गवर्नमेंट बैठा दिया था, अमेरिका की पिट्ठू सरकार थी ना, हामिद करजई वगैरह ना। फिर से तालिबान वाले आए हैं, 21 में अमेरिका वालों को भगाए, अपना राज कर रहे हैं, सेल्फ रूल। तो इनको दिक्कत ये है अमेरिका को, ये इस्लामिक जो निज़ाम है, जो पूरे दुनिया में सही जगह से जो इस्लामिक निजाम शरीयत के हिसाब से जो देश चलता है, वो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो अफगानिस्तान तालिबान में जो शरीयत के हिसाब से चला रहे हैं, और दूसरा ईरान में जो शरीयत के हिसाब से चलता है। तो इनको इस्लाम से भी दिक्कत है, जो सही तरीके से सही इस्लाम को फॉलो करता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, उनसे ये दिक्कत है। तो ना, तो इसलिए उसको तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए दुबई वगैरह में, देखिए दुबई में क्या है, दुबई में बहुत से जो शेख वगैरह उनकी बीबियां, देखिए क्या है, अधिकतर यहूदी है, शायद यहूदी है, लेकिन बनी है मुसलमान नाम की। चाहे सऊदीया वगैरह में सब बनी है मुसलमान। अधिकतर जासूस जो हैं इजराइल के, वो क्या है, वो अधिकतर जासूस में उनकी औरतें ही हैं। वो मुस्कुरा देती हैं, मर्द आदमी फिसल जाता है, उनसे शादी वगैरह कर लेता है, तमाम चीजें। इसी वजह से जो मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं, बहुत सी चीजें अंदर से क्या उनकी औरतें जो यहूदी है लेकिन नाम के मुसलमान है, अंदर से उनको पता नहीं है, वो भर देती है तमाम चीजें। तो आज सारा मिडिल ईस्ट एक तरीके से मतलब तरक्की नहीं कर पाया आज तक, अमेरिका, सिर्फ अमेरिका की वजह से। और ये मुस्लिम देश इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को। वो लड़ा दिया, वो लड़ा, उसको एक एंगल मिल गया है लड़ाने का, हमारे बीच घुसने का। जो एंगल मिला है वो शिया सुन्नी का मिल गया है ना। जो शिया सुन्नी का मसला हमारा इंटरनल मैटर था, उसको मालूम चला तो उसको जियो पॉलिटिकल बना दिया। जियो पॉलिटिकल बना के पर तेल तक चला गया, लोगों का तेल तक चला गया। तेल जबरदस्ती मिडिल ईस्ट का सस्ते में ले लेना चाहिए, जैसे भी भला फुसला कर सिक्योरिटी के नाम से, जैसे भी ना, ये सब कारण थे, ये सब रीजन है दरअसल। फिर उसके बाद देवबंदी वहाबी बरेली जो अपना आपस में लड़ाई है, वो ना, देवबंदी वहाबी बरेली शिया सुन्नी, इन सब हमारे जो इंटरनल लड़ाई, जो हमारे आज गैर दूसरा जानकर, मुसलमानों के बीच की ये बात जानकर, उसमें फूट डालकर डलवा कर आपस में लड़ाया भिड़ाया, हम लड़े, ये मुस्लिम कौम लड़ी भिड़ी और कमजोर हुई। और ये बात ये समझ नहीं पा रहे मुस्लिम लोग। और आज अगर ये न लड़े, एक साथ आ जाए, एक मंच पे आ जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकती है, क्योंकि सारा सारा ब्लैक गोल्ड सारा इन्हीं के पास तो है। तेल वगैरह है ना, तेल वगैरह है, गैस है, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये बात को मुस्लिम देश समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी में शिया सुन्नी की आपसी लड़ाई, देवबंदी वहाबी की आपसी लड़ाई, इन चक्कर में ये लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से ये आज तक मार खा रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले 13 से इस्लाम का जो गोल्डन पीरियड था, वो 13 सदी से लेकर 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के आसपास था। उस जमाने में पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिसर्चर वगैरह होते थे, वो जानते थे कहाँ से थे, मुस्लिम कम्युनिटी से थे। नंबर 1 थी मुस्लिम दुनिया, गोल्डन एज था। अल ख्वारिज्म, जिसने 20 गणित की किताब लिखी, कौन था, मुस्लिम था। अल ख्वारिज्म, अल बेरूनी, जिसने खगोल के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमी के बताया, मैंने स्पेस में कैसे जाना है। सोच लीजिए इतना इनका माइंड था, बताइए। अल इब्न सीना, जिसने मेडिकल के बारे में कई सारी बुक लिखी, चिकित्सा के बारे में ना। उसके बाद इब्न सीना के बाद एक और है, इब्न रुश्द, जिसने दर्शन की, फिलॉसफी की किताब लिखी, दर्शन की। आप जो देखते हैं अलिफ लैला वगैरह, ये इसी में बनाया गया था ना। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे इस्लाम में, मुसलमानों में। जानते थे बगदाद, जिसे हाउस ऑफ द विस्डम कहा जाता था। अब्बासिया खिलाफत ने एजुकेशन वगैरह पे इतना जोर दिया था ना, अब्बासिया हुक्मरान ने। तो उन्होंने बगदाद में हाउस ऑफ द विस्डम बनाया था, दुनिया का सबसे बड़ा शोधशाला बनाया था, रिसर्च होता था वहां पर, है ना। बगदाद हो गया, आप मिस्र का काहिरा देख लीजिए,
मिस्र, काहिरा, आप इस्तांबुल देख लीजिए, तुर्की का कुस्तुनतुनिया जिसको बोलते हैं, इस्तांबुल बोलते हैं ना, दमिश्क देख लीजिए, सीरिया का दमिश्क देख लीजिए। ये सब अच्छे अच्छे यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थे, आज इनको खराब कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। और ये दरअसल मुसलमानों की अपनी कमियों का ही कहीं ना कहीं से खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा है मुसलमानों को। और ये आपसी लड़ाई को, ये नहीं, आपसी लड़ाई इंटरनल नहीं, मसले 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 मसाइल की लड़ाई हर घर में होती है। एक भाई है, कोई गोश्त रोटी खाना पसंद है, कोई दाल चावल खाना पसंद, कोई पनीर खाना पसंद करता है, तो ये सबका अपना राइट है, हम क्या चॉइस कर देंगे। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, ये आपका अपना फंडामेंटल राइट है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस चॉइस के लिए ही, इस जो चॉइस है उसमें आपस में लड़ जाना। जैसे एक घर में एक भाई मान लिया गोश्त रोटी खाना पसंद, एक आदमी पनीर खाना पसंद कर रहा है, सपोज दैट। तो अब माँ क्या करती है, दोनों बच्चों को जोड़ने के लिए गोश्त बनाती है, पनीर बनाएगी, बना बढ़ देता कि लड़ाई ना हो। तो अब इसी तरह शिया सुन्नी का जो मसला था, आप लड़ गए इंटरनल, इतना लड़ गए कि आज देखिए आज क्या स्थिति आपकी हो गई है। आप देवबंदी वहाबी के नाम पे इतना लड़ गए कि देखिए आज आप एजुकेशन में आपके कितने परसेंट बच्चे हिंदुस्तान में आईएएस पीसीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप देख सकते हैं कितने रिसर्च में है, कितने एजुकेशन में आगे है। आप देख सकते हैं, चाहे पूरी दुनिया में भी देख लीजिए कितने विकसित डेवलपमेंट कंट्री मुस्लिम देश एक भी नहीं है। जबकि आप विकसित देशों में डेवलपमेंट कंट्री की बात करेंगे, वेस्टर्न दुनिया में देखिए अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, सब है। लेकिन आप टेक्नोलॉजी, उनके एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे मिसाइल हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, अच्छे अच्छे वारशिप हैं। आपके पास क्या है, मतलब आप पहले आप थे, यकीनन थे कि उस समय जंगजू का दौर था, उस समय आप मजबूत थे, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज में आगे थे। लेकिन आज वक्त के साथ आपने तालीम नहीं ली, एजुकेशन नहीं, आपस के इंटरनल मैटर में इतने झुलस गए कि आज आप कमजोर हो गए। तो अब इन सब चीजों से मेरे को लगता है ये कि आपको अगर अपनी कौम को मजबूत करना है, और आपकी कौम एकदम सलाहियत वाली कौम है, सबको लेकर चलने वाली कौम है, किसी से नफरत करने वाली कौम नहीं है, सभी कम्युनिटी को, सभी समुदाय को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लेकर चलने वाली है कौम है आप। जबकि आप सबसे अच्छे थे, सबसे अच्छी कौम आपकी है। जबकि अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि ए मुसलमानों, अगर आपका पड़ोसी मुस्लिम, मुसलमानों, तो ये जान लो, अगर जब न्याय की बात आ जाए, जस्टिस की बात आए, तो ये मत देखो कि वो मतलब हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है ना। जब न्याय की बात है तो इंसाफ, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठो तो सिर्फ न्याय किया करो। इसमें कोई धर्म जाति मजहब नहीं देखना है, सिर्फ इंसाफ का मतलब। अगर मुस्लिम बंदा भी गलत है, अगर हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई सही है तो उसको न्याय दो, अगर मुस्लिम गलत है तो उसको फांसी की सजा दो, जो सजा हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती है वो सजा उसको दो। ये है इस्लाम ना। इस्लाम ये है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा भूखा है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना है, चाहे क्रिश्चियन क्यों ना हो, अगर वो पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, उसको उसके घर तक खाना पहुंचाओ। इस्लाम ये है, सबको लेके चलने की बात करता है। लेकिन अफसोस कि आज खुद आप अपने इंटरनल मैटर में लड़े हुए हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आज दूसरा देश, अमेरिका जैसे देश, आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपको मार रहे हैं। इजराइल जैसा देश, इजराइल क्यों आपको मिडिल ईस्ट में जाके बस गया, क्यों हमें बसाया गया? पूरी मुस्लिम कंट्री के बीच में एक इजराइल यहूदी देश बसाया गया सिर्फ 1917 में ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, 1917-18 के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इस वजह से अमेरिका ने बसवाया कि मुस्लिम देशों के बीच एक ऐसा देश हो जो हमारी जासूसी का काम करे, हमारे लिए काम करे। इजराइल को बसाएगा, जबरदस्ती बसवाया गया वहां पर। आपका सारा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप समझ नहीं पाए ना, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं आप। जब जब फलस्तीन के पे मुसलमानों पे जुल्म होता है तो आवाज कौन उठाता है? ईरान उठाता है। ईरान उठाता है। कितने कब का सऊदी अरब ने क्या किया आज तक? कितनी अपनी सेना भेज दी इजराइल को बचाने के, फलस्तीन के मुसलमान सुन्नी मुसलमानों को बचाने के लिए। जबकि ईरान शिया मुल्क होकर सुन्नी फलस्तीन मुसलमानों का साथ दे रहा है, और आप कहते हैं शिया सुन्नी वाली बात करते हैं आप। अरे सारा उम्मा, सारा मुसलमान एक है, कोई शिया कोई सुन्नी नहीं, सिर्फ इस्लाम, अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुरान एक, नबी एक, सब एक है। ये सोच होनी चाहिए। और आपस में शिया सुन्नी को लेकर लड़ना चाहिए, भाई हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बनेंगे। अरे लीडर तो वो होता है जो सबको लेके चलता है, जो सबके हक की बात करता है ना। आप सिर्फ है ना, सिर्फ सऊदी अरब ईरान से नफरत इसलिए करता है इसके कि भाई कहीं से ईरान लीडरशिप, पूरी दुनिया का लीडर, मुस्लिम उम्मा का लीडरशिप ईरान के हाथ में न चला जाए। अरे मेरा ये मानना है लीडरशिप उसके हाथ में है जो सारी उम्मा का ख्याल करे, सारे लोगों को साथ लेके चले, जो जुल्म के खिलाफ
अब अगर दबाया जाए तो जुल्म के खिलाफ बोले, वो लीडर होना चाहिए। तो आपने ऐसा कितना क्या क्या काम किया है भाई, नहीं लीडर बनने के लिए, तो आप वैसा रोल प्ले करें, तब ना आपको वही मानेगा। बल्कि ईरान के अयतुल्ला खोमेनी वगैरह ने, ये लोगों ने बंदे ने करके दिखाया है, फलस्तीन के सुन्नी मुसलमानों का साथ दिया, जुल्म के खिलाफ बोला है। एक अकेला बंदा, एक अकेला देश लड़ रहा है, आपने कहाँ साथ दिया? आपने अमेरिका का मिलिट्री बेस बनने दिया ना, चाहे सऊदिया हो, चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सीरिया हो ना, बनने दिया आपने। क्यों ने उसको बनने दिया? क्यों क्यों बनने दिया? आपका अपना देश है, आपका सॉवरेन अपना देश है, क्यों आपने अपना तेल पेट्रोल डॉलर में बेच रहे हैं आप? क्यों अपनी करेंसी में नहीं बेच रहे हैं? अगर आप अपनी करेंसी बेचेंगे तो आपका रियल वगैरह मजबूत नहीं होगा, आप वर्ल्ड के पावर नहीं बनेंगे। तो लेकिन वर्ल्ड का पावर बनने के लिए आपको बनने के लिए ये सब इनिशिएटिव ये सब उठाना होगा ना, लेकिन आप डरे हुए हैं। कब तक डरेंगे? डरना बंद करिए और इस्लाम के मुताबिक सही दीन के हिसाब से काम करिए। और जुल्म के खिलाफ, चाहे कोई किसी के साथ जुल्म के, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, जुल्म के खिलाफ बोलिए, बोलना शुरू कर दी। अल्लाह की ताकत आपके साथ, अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। चाहे जुल्म जिसके भी साथ हो रहा है, चाहे हिंदू भाई के साथ भी जुल्म हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, बोलिए, मना करिए। और जो कर रहा है, अगर मुसलमान ही जुल्म कर रहा हो किसी के खिलाफ, तो आप उसको सजा दीजिए। ये न्याय का मतलब ये होता है। अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा, जिसको इतना मानते थे, अगर वो भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे। इस्लाम ये सिखाता है, मतलब कि इंसाफ की जब बात आती है तो उसमें कोई बेटा बेटी कोई मतलब नहीं देखा जाता, सिर्फ इंसाफ इंसाफ होता है। इस तरह से इंसाफी बनिए। आई होप, तो फिर मैंने जो बताने की कोशिश की होगी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।